पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद जिनकी आवाज मेरठ के विकास के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विशेष रूप से उभरती थी, लगातार कार्य करते थे, ऐसे श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और उन्होंने अपना उत्तराधिकार जिन्हें सौंपने जा रहे हैं कला के क्षेत्र में भी और संस्कृति के संवर्धन के लिए। एक सामान्य सी मैं बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना फोड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फोड़ गाने बजते थे, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को नहाए हैं। अब अनुमान करिए होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को नहाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ और उतनी ही यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे। संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी भी मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हुआ और मेरठ आ गए, और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में। 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था, उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा। दूरदर्शन की टीआरपी बढ़ गई थी। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। देखो, इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है। इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो ना, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आप ही ने जन्म दिया था, और उससे भी पहले, इतिहास से भी बहुत पहले आपकी इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को, 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का स्वतंत्र समर का संकल्प भी
इसी धरा पर हुआ था और बाबा ओगड़नाथ मंदिर उसका साक्षी है। और कभी भी मेरठ उससे चूका नहीं है। जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ लेता है। और अरुण गोविल जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। हमारे माननीय विधायकगण हैं, श्री अमित अग्रवाल जी हैं, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्री मतलोक गौड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी हैं, महानगर अध्यक्ष सुरेश अग्नि परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और 45 मिनट में हम पहुंच गए और फिर बाई रोड ही दिल्ली गए। आप देखिए ना कि मात्र 45 मिनट लगे दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से मेरठ आने में, बाबा ओगड़नाथ जी का दर्शन करके फिर कार्यक्रम स्थल पर जाने में, और फिर बाई रोड ही दिल्ली पहुंच गए। कितना आसान हो गया। और अब तो मैं देख रहा हूं हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मुरादाबाद तक के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे, वे दिल्ली नहीं रहते, सब लोग वापस यहाँ रहते हैं, यहीं से अप डाउन करते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं दिल्ली के लोग भी यहीं आने लग गए। यानी ये परिवर्तन है। 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी और रैपिड ट्रेन भी, ये आपकी पहचान बन रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम, और साथ साथ प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी यहीं पे बन रही है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे भी मेरठ से ही हम लेकर के जा रहे हैं। और इतने हाईवे बना दिए हैं राजेंद्र जी ने, जहां के लिए देखो, मेरठ का रिंग रोड हो, मेरठ से बिजनौर का हो, मेरठ से सहारनपुर का हो, जहां का भी आप देखो, एकदम बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ की। तो विकास जितना होना था और जिस पैमाने पर जो आपकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के लिए, हर तबके के लिए उस प्रकार का विकास का एक मॉडल आज मेरठ बन करके उभरा है। और इसीलिए अरुण जी ने कहा कि बचपन में मेरठ को उन्होंने देखा और आज के मेरठ को जब देखते हैं तो पहचानने में कभी कभी भूल होने लगती है, क्या ये वही मेरठ है? उस समय की जो स्थितियां थी और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, एक नया चेंज है। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज उन्हीं का साक्षी बन रहा है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसीलिए बार बार लोग चुन रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने उतर के दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। भारत का 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से दिखाई देखते हैं लोग। 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे। लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं,
आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा। लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सभी समाप्त हुई। होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, एक गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली की। आप मुझे बताओ ना, क्या ये संभव था? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये इंडी गठबंधन कर पाता? नहीं कर पाता। और भाइयों बहनों, यही हम कहने के लिए आए हैं, आस्था का भी सम्मान है, यानी विरासत को भी और विकास को भी एक साथ ले जाने वाली कोई सरकार है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने विरासत का भी संरक्षण किया लेकिन साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया। और ये इंडी गठबंधन में सपा हो या कांग्रेस हो या जो भी ये दल है, जातिवाद के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को तोड़ते थे, छिन्न भिन्न करते थे, लेकिन जाति के नाम पर अपने स्वयं के परिवार के बारे में सोचते थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं, 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। उनके लिए फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहला। 140 करोड़ का भारत ही मोदी जी का परिवार है और इनके लिए इनका स्वयं का परिवार है। मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी तो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने जातिवाद को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने उसका सहारा लिया। लेकिन आज इन सब स्थितियों में देश के सामने मैं देख रहा हूं, कहीं भी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं भी आप जाइए, ये पहला चुनाव है, ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में जनता के सामने कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या पश्चिमी भारत, हर के सामने एक ही लक्ष्य है और वह है विकसित भारत के लिए। विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मेरा आवश्यक है। आधारशिला रख दी गई है और इसके लिए चाहिए तीसरा कार्यकाल भी मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा।
और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना भी साकार होगी। भारत ग्लोबल लीडर बनकर के उभरेगा, दुनिया की ताकत बनकर के उभरेगा और भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया कर सके। आज इसके लिए हम सबको चाहिए, देखिए, सुरक्षा का वातावरण। एक वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और एक हम हैं कि हम कावड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। एक वे लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका एक उपचार ही निकालते हैं। हम श्रद्धालुओं के लिए फूल बिछाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन वे श्रद्धालुओं के मार्ग में सूल डालते थे। मोदी यानी 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत, प्रधानमंत्री आवास योजना। मोदी यानी 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय। मोदी यानी 60 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी यानी 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजाला, जिन घरों में कभी बिजली नहीं मिली थी। मोदी यानी 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। एक तरफ मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर केवल अपने परिवार तक सीमित रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए देश के सामने कोई असमंजस नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मोदी जी ने अपना काम किया, लेकिन अब हमारा काम है। और हमारा क्या काम है? मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हम बढ़ा करके थे।